Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay, students. So, chapter 9 has been over in yesterday's class, including the test analysis and all that. And finally, we are over with our calculus portion, right? So, we are now diving into our geometric portion. And the first chapter, actually, there are only two chapters of geometry, but those two chapters also form a large part of your weightage, right? Because जो चैप्टर नंबर 11 है वो काफी लेंदी है ना. चैप्टर नंबर 10 फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्टरी एंड शॉर्ट है, बट चैप्टर नंबर 11 इज इन द फुल डिटेल ऑफ ज्योमेट्री, राइट. ठीक है ना. जो जो फुल डिटेल हमने क्लास 10th या थोड़ी सी क्लास 11th में स्ट्रेट लाइंस में अपन ने 2D में सीखी थी, वो पूरी की पूरी डिटेल वी विल डाइव इनटू 3D. तो उसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, क्योंकि 2D में पॉइंट और लाइन होता है, 3D में पॉइंट लाइन और प्लेन भी आ जाता है. पॉइंट लाइन और प्लेन तीसरी चीज भी आ जाती है. तो सबका सबसे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, इसके बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का पैरेलल चेक करना, कोलिनियरिटी चेक करना, कोप्लेनरिटी चेक करना, बहुत सारी चीजें. तो वो हम 3D में करेंगे, बहुत सब कुछ है ना. सो अभी हम वेक्टर अलजेब्रा पे फोकस करते हैं. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑफ ज्योमेट्री, राइट. तो अब चैप्टर इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो वेक्टर अलजेब्रा. ठीक है. देखो, वेक्टर्स एंड वेक्टर अलजेब्रा की जहां तक बात की जाए, तो साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत विशाल कॉन्सेप्ट है. जैसे कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं या कुछ साइंस के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो व्हाट आर वेक्टर्स, है ना. ठीक है ना. फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यूं कहूं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. जो कॉमर्स वाले हैं बेचारे, या जो आर्ट्स वाले हैं, उनके लिए बिल्कुल नई चीज है. उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज है ना. इसीलिए आपके मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट में, क्योंकि ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है मैथ्स, इस सब्जेक्ट में वेक्टर्स को साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा गया है. देखा गया तो बड़ी लाइटली वे में देखा गया है. इसको जनरल वेक्टर को बिल्कुल एक ही चीज से कंपेयर किया गया है इन द होल चैप्टर, इन दिस चैप्टर एंड ऑल्सो इन द नेक्स्ट चैप्टर. पूरे ज्योमेट्रिक पोर्शन में आपको वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट मानना है. अब सर, लाइन सेगमेंट तो हम 10th तक वैसे ही पढ़ चुके हैं, वेक्टर नाम क्यों रख दिया? तो कुछ तो चेंजेस है. एक्चुअली इट इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. व्हाट इज इट? अब सर ये क्या नहीं पंगा की मैंने. लाइन सेगमेंट सब समझते हैं. लाइन सेगमेंट मींस अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, विच हैज टू एंड पॉइंट्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए लाइन. अब उस लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं. अब साथ में डायरेक्शन भी मिल गई. क्या मिल गई? डायरेक्शन भी मिल गई. तो सर डायरेक्शन मिल गई तो हम ऐसे ही कहते थे कि ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन. इसको मैथमेटिक्स में कैसे उतारेंगे? उस डायरेक्शन को मैथमेटिकली डिफाइंड करना ही वेक्टर है. उस लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन को मैथमेटिकली ही डिफाइन करना क्या है? उस एक तरीके से वेक्टर है इस चैप्टर में हमारे पास, है ना. ठीक है. अब बात करते हैं आगे. अलजेब्रा. अलजेब्रा मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और भी दूसरे ऑपरेशंस लगाना. यानी वेक्टर समझ गए तो उसको फिर जोड़ना भी सीखेंगे, उसको घटाना भी सीखेंगे, उसको गुणा करना भी सीखेंगे, लेकिन डिवाइड करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि होता ही नहीं है. ठीक है ना. वेक्टर्स में तीन तरह के अलजेब्रिक ऑपरेशंस चलते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन दो तरह के हो जाते हैं. मल्टीप्लिकेशन दो तरीके के हो जाते हैं, हम सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. तो उस लिहाज से फिर भी चार ऑपरेशंस हो गए, है ना. और ब्रॉडली स्पीकिंग तो तीन ही ऑपरेशन है. और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करीब करीब एक ही ऑपरेशन मानो आप, है ना. ये दोनों भी मर्ज कर दूंगा मैं आगे चलते चलते. शुरुआत में इसको अलग अलग मान के चलेंगे, आखिरी में चल के उसको मर्ज करके एक ही ऑपरेशन मान लेंगे. तो ये सब अपने को इस चैप्टर में सीखना है. ठीक है. तो वेक्टर मींस मतलब मैथ्स वालों के लिए, मतलब मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स वालों के लिए नहीं, मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर बोले तो ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. तो अब जब जब मैं कहूंगा ना वेक्टर इन दिस चैप्टर, इन द नेक्स्ट चैप्टर, या जब भी आप मैथ्स के टेस्ट पेपर में आप वेक्टर वर्ड सुने, तो आपका से बिल्कुल ध्यान कहां लग जाना चाहिए? लाइन सेगमेंट पे. कहां लग जाना चाहिए? बस उसकी डायरेक्शन भी गिवन होगी. मतलब उस लाइन सेगमेंट में दो इंफॉर्मेशन होगी, एक तो उसकी लंबाई और एक उसकी डायरेक्शन. लंबाई यानी लेंथ, है ना. जैसे ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो इसकी लेंथ है. जैसे मान लो मैंने लाइन सेगमेंट ए बी कहा, तो लाइन सेगमेंट ए बी में लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो वो होगा उसमें गिवन. उस वेक्टर के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि इसकी लंबाई कितनी है, और उस वेक्टर के अंदर और क्या इंफॉर्मेशन होगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है. क्या इंफॉर्मेशन होगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है और लंबाई क्या है. इज दिस क्लियर? ठीक है. अब डायरेक्शन हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से नहीं कहेंगे. डायरेक्शन अपन 2D प्लेन पर कुछ कोऑर्डिनेट्स की मदद से कहेंगे. क्या कहा मैंने? ये सपोज करो मैंने कहा एक 2D प्लेन है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसकी लंबाई है 10 यूनिट. आप कहोगे सर बहुत सारी बन सकती है. आप कहोगे सर बहुत सारी बन सकती है. मैंने कहा 2,3 की तरफ जाती हुई डायरेक्शन मिली.
डायरेक्शन मिली क्या? तो एक पॉइंट, दो पॉइंट, यानी उनमें कुछ पॉइंट जो 2D प्लेन पे जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हैं उनकी मदद से डायरेक्शन मिलेगी, उनकी मदद से। ऐसे नहीं कि सर ईस्ट में जाती हुई, ऐसे नहीं कि सर इनिशियली अपन स्टार्ट वहीं से करेंगे ईस्ट में जाती हुई वेस्ट में जाती हुई, लेकिन अपन जाते 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 2D प्लेन पे उतर जाएंगे। अब डायरेक्शन 2D प्लेन बताएगा। कौन बताएगा? 2D प्लेन। और 2D प्लेन का मतलब उसके अंदर जो पॉइंट्स लगे हुए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। और एक ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ओरिजिन भी हेल्प करेगा कि डायरेक्शन कहाँ है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, एक जनरल वे में वेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने ये सीखा कि हमको चैप्टर में करना क्या है, लेकिन जब भी चाहे से साइंस के स्टूडेंट्स है चाहे से कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, जब भी अपन स्टार्ट करेंगे तो अपन वेक्टर को स्टार्ट उसी से करेंगे कि दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। टू स्टार्ट विद द चैप्टर वी विल, आप चाहो तो लिख सकते हो और चाहो तो घर जाके भी लिख सकते हो, दिस इज योर ऑन चॉइस, है ना। तो देर आर, क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है आपको छोटी मोटी बातें लग रही है, ऐसा लगे जैसे सर ABCD पढ़ा रहे हैं। हाँ, आपको ऐसा लग रहा हो कि ABCD सर पढ़ा रहे हैं, बट फिर भी देखो मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या क्या करना है इसमें, है ना। ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज इन द वर्ल्ड, स्केलर क्वांटिटी एंड द अदर नेम इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। Yeah, two types of quantities, scalar quantity and vector quantity. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल क्या गिवन होता है? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या गिवन होता है? डायरेक्शन। ठीक है। ओके, सो स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड गिवन होता है, और वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या सर? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज की न्यूमेरिक वैल्यू, किसी भी चीज की न्यूमेरिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दो नंबर्स दिए, एक तो दिया 7, एक दिया -7। तो 7 का मैग्नीट्यूड तो 7 ही होगा, इसका 7 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 7 ही होगा। -7 का मैग्नीट्यूड भी 7 ही होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? ओनली द न्यूमेरिक वैल्यू, ओनली द न्यूमेरिक पार्ट। जनरल बात कर रहा हूं मैं ना। अभी वेक्टर्स में जाएंगे तो फिर मैग्नीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है ना, उसमें जाएंगे तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है, फिर उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं सारी बात अभी बहुत डिटेल में घुसना है अपने को ना। जनरल बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ एनी थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो इससे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ना, अब थोड़ा सा मोर प्रिसाइज एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा वेट है, लेट से किसी पर्सन का वेट है 70 kg, राइट, और मैंने कहा उसकी हाइट है लेट से 169 सेंटीमीटर। तो वेट अगर मैं कहूंगा तो 70 kg, हाइट अगर मैं कहूंगा तो 169 सेंटीमीटर। लेकिन इस वेट का मैग्नीट्यूड जब मैं कहूंगा तो केवल 70 की बात करूंगा, केजी को नहीं यूज करूंगा। और जब मैं इसकी भी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो क्या, यानी किसी भी चीज की केवल न्यूमेरिक वैल्यू, किसी भी चीज की केवल न्यूमेरिक वैल्यू। अब अगर मैं कहूं कि इनमें से ज्यादा क्या है, तो आप कहोगे नहीं, पूरी बात सुनो। अगर मैं कहूंगा वेट और हाइट में से ज्यादा क्या है इस आदमी का, तो आप कहोगे नॉन कंपेरेबल। हाउ कैन यू कंपेयर हाइट विथ वेट? हाउ कैन यू कंपेयर हाइट? आप कैसे कह सकते हो कि वेट ज्यादा है या हाइट कम है? आप कैसे कहते हो हाइट? लेकिन आप मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसी क्वांटिटीज को कंपेयर करवाता है तो वो प्रिसाइसली कहता है कि न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर करके होता है। जैसे अपन क्लास 10th में करते थे तो वहां पे वॉल्यूम को सरफेस एरिया से कई बार कंपेयर करना पड़ जाता था, तो वहां पे प्रिसाइसली कहता था कि भैया वॉल्यूम और सरफेस एरिया नॉन कंपेरेबल है। हाँ, आप मैग्नीट्यूड कंपेयर करो, यानी न्यूमेरिक वैल्यू कंपेयर करो, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर को अवॉइड करके जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको कंपेयर करो। अब समझ में आ गया? किसी भी चीज की न्यूमेरिक पार्ट को अपन उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। चले आगे। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड है तो वो है वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। तो अब कुछ एग्जांपल, जैसा कि आपकी एक्सरसाइज नंबर कौन सा चैप्टर चल रहा है? 10.1, 10 चैप्टर है ना। एक्सरसाइज नंबर 10.1 में कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें एग्जांपल पूछा गया है। अब वैसे तो आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए तो छोटी मोटी बात है, पता लगाना है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी चीज। लेकिन फिर भी एक बार वो आधे एक नंबर का क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया तो हमको गो थ्रू जरूर करना है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखो यहाँ पे। देखो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने कह दिया केवल डिस्टेंस। क्या कह दिया मैंने? केवल डिस्टेंस। करीब करीब कोशिश करिए कि उन एग्जांपल्स में सारे यहाँ पे कवर हो। केवल डिस्टेंस कहेंगे तो स्केलर, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन कह देंगे तो वेक्टर। और अब आप जानते हो कि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को क्या एक्चुअली बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। अब आपसे ऐसे थोड़ा कहेगा कि डिस्टेंस विथ डायरेक्शन पता लगाओ, स्केलर है या वेक्टर। आपको सीधे कहेगा डिस्प्लेसमेंट को पता लगाओ।
कि स्केलर है या वेक्टर। क्या कहेगा? डिस्प्लेसमेंट को। अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। ठीक है। एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स और जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए आप इन क्वांटिटीज को याद कर लो, रट लो, क्योंकि आपको डिटेल में तो जाना नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, राइट। आपको केवल ये वर्ड्स याद रख लो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। भाई डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी आ जाता है उसमें डिस्प्लेसमेंट में, है ना। ठीक है, डन। जैसे कि अभी मैं यहाँ हूं, तो मैंने 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी, तो अगर मैंने यहां से यहां कवर करी है, यहां से यहां कवर करी, ये बात का भी जिक्र करूं तब तो है डिस्प्लेसमेंट। और केवल मैं इसी बात का जिक्र करूं, नहीं नहीं मैंने तो 7 किलोमीटर कवर करी है, तो वो डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट आप एक्चुअली इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में कहाँ डिस्प्लेस हुए, डिस्प्लेस, अपनी प्लेस को छोड़ दिया आपने। यहाँ से टोंकसी साइड जा रहे हो कि जयपुर की साइड जा रहे हो, ये बता रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट है, नहीं बता रहे हो केवल 60 किलोमीटर ट्रैवल किया तो डिस्टेंस है। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट, स्पीड केवल बताऊं कि यार मैंने मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाई, लेकिन मैं पहुंचा ही नहीं, मैं अपनी जगह पे पहुंच ही नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि मुझे जयपुर जाना था, मैं इधर चल गया। मुझे जयपुर जाना था, मैं स्पीड से तो बहुत गया, लेकिन मैं इधर चला गया। मेरे को जयपुर जाना था, मैं टोंक चला गया। तो स्पीड केवल कहूं तब तो है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन स्पीड के साथ डायरेक्शन कहते हैं जिसको आप कहते हो आपकी साइंस स्ट्रीम की टर्म लैंग्वेज में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सिंपली स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बहुत सारे, जैसे अभी मैंने बताया था, मास के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, टाइम के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, हाइट के अंदर कोई डायरेक्शन, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज है, सरफेस एरिया सारी स्केलर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटीज में 3 एग्जांपल्स मैंने दे दिए, बाकी अपन एक्सरसाइज से कवर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, या कई बार खुद बना के भी दे देता है ये विथ डायरेक्शन, दिस थिंग प्लस डायरेक्शन, तो आप समझ जाना कि वो वेक्टर क्वांटिटी। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स हो गए हमारे। ठीक है। अब वेक्टर फ्रॉम मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो मैंने वेक्टर जनरली इंट्रोड्यूस किया है। अब मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैंने कहा, वेक्टर बोले तो लाइन सेगमेंट, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो लिखो वेक्टर की डेफिनेशन एज पर द मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, अ लाइन सेगमेंट विद अ डायरेक्शन और अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज नथिंग बट अ वेक्टर। A line segment with a direction, or in other sense we can say that a directed line segment. A line segment with a direction or a directed line segment. Done. अब let's take a pictorial representation of this. मैंने एक लाइन सेगमेंट खींच दी AB, मैंने एक लाइन सेगमेंट खींच दी, क्या बेटा? AB। अब सुन लो, पहले इधर सुनो फिर बना लेना। देखो, अब तक अपन लाइन सेगमेंट ऐसे बनाते थे, जैसे आपको कहा भाई AB, आपको कहा ए बी लाइन सेगमेंट बना दो बच्चों, तो आप ऐसे बना देते थे ए बी। अब जब आप वेक्टर बनाओगे, तो वेक्टर भी एक लाइन सेगमेंट है, वेक्टर भी एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन उसमें डायरेक्शन भी है। उसमें क्या है? डायरेक्शन भी। तो आप इसमें बनाओगे कुछ ऐसे ही, बट आप ये साइन लगाना शुरू कर देंगे, एरो का साइन लगाना शुरू कर देंगे, विच विल टेल यू कि डायरेक्शन बी की साइड की है या ए की साइड की है। समझ गए? या तो यहां लगा रहता है या बीच में कहीं लगा रहता है ना। बीच में लगा रहेगा तो भी पता चल सकता है कि बी की साइड की, या फिर एंड पॉइंट पे भी लगा रहता है, राइट। तो अब मैं जब लाइन सेगमेंट नहीं बना रहा हूं, मैं वेक्टर बना रहा हूं, तो वो एरो का साइन कहीं दिख नहीं रहा, बट है छोटा सा लगा हुआ, देख पा रहे हो? छोटा सा एरो का साइन लगा हुआ है। हाँ, ज्यादा ही छोटा है वो, इतना डिजिटली इतना ही मिला मुझे ना। फिर नहीं तो फ्री हैंड से बना दो, और क्या। ये लो, लेट्स से कि ये हो गया मेरा एरो का साइन। ठीक है। तो वेक्टर ए बी, इसको क्या कहेंगे अपन, कैसे रीड करेंगे? वेक्टर ए बी। अच्छा सर, वेक्टर को बोलते कैसे हैं? दो ऑप्शन है, या तो 2 कैपिटल लेटर्स या 1 सिंगल लेटर। और ऐसा का ऐसा ऑप्शन ही लाइन सेगमेंट में भी होता था और लाइन में भी होता था। याद करो, हम लाइन को एल से डिनोट कराते थे, स्मॉल लेटर एल एम एन ऐसे लाइंस बोलते थे। और अगर एंड पॉइंट्स फिक्स हो जाते थे, तो अपन लाइन सेगमेंट को कैपिटल लेटर से डिनोट कराते थे, 2 कैपिटल, जैसे लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट सी डी, सेम टू सेम यहाँ पर है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर 2 लाइन से डिनोट कराओ तो वेक्टर ए बी, और अगर स्मॉल लेटर से डिनोट कराओ तो वहां पे जैसे स्टार्टिंग स्मॉल एल से होती थी, यहाँ स्टार्टिंग स्मॉल ए से होती है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, स्मॉल लेटर है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, राइट। समझ आया यहाँ तक? ओके। अच्छा, डायरेक्शन भी तो देनी है, तो ऊपर से डायरेक्शन के लिए ये चीज दे, एक्चुअली ये डायरेक्शन का नोटेशन नहीं है, एक्चुअली इस चीज का नोटेशन है कि ये चीज वेक्टर है, ये चीज एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस चीज का नोटेशन है। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्शन का नोटेशन मान लेंगे ना, तो पता है क्या करेंगे आप कल को अगर ये एरो साइन यहां ना लग के यहां लगा हुआ हो, तो आप इसको ऐसे भी नोट डिनोट कराने चले जाओगे, ए बी ऐसे,
जबकि ऐसा कोई नोटेशन होता ही नहीं है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन का नोटेशन नहीं है, ये इस चीज का नोटेशन है कि भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कल को अगर आपका वेक्टर ऐसे बना हुआ है ए बी, तो फिर आप ऐसे भी डिनोट डिनोट करने लग जाओगे लाइक दिस। हाँ, कल को आपका वेक्टर अगर ऐसे बना हुआ है ए, ए तो यहाँ है, और मान लो ये मान लो सी है ना, तो आप ऐसे भी डिनोट करने लग जाओगे। तो ये सारे नोटेशंस गलत हैं, ये सारे नोटेशंस गलत हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं है कि जैसी डायरेक्शन हो वैसे वैसा एरो खींच दिया है ना, ये इस बात का नोटेशन है कि ये वेक्टर है। ओके, अब जब अपन टू लेटर में डिनोट कराते हैं बच्चों, अभी डिटेल में चलेंगे, हो सकता है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, और या फिर जो साइंस के नहीं है, लेकिन एक बार पूरा डिटेल में चलने के बाद एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, या एट द एंड ऑफ द टॉपिक भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सब्र रखो बस, और सुनते जाओ और फोकस करते जाओ, राइट। तो वेक्टर ए बी जो है, अगर मैंने इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कराया है, तो जो पहला लेटर होता है ये हमेशा इनिशियल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? और जो दूसरा लेटर जहां वेक्टर एंड हो रहा है उसको क्या कहते हैं अपन? टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? टर्मिनल। तो इन केस कल को ये एरो यहां ना लग के यहां लगा हुआ हो, तो आप इस वेक्टर को डिनोट कैसे कराओगे वो बताओ। ये एरो यहां ना लग के यहां लगा हुआ हो तो आप इसको लिखोगे कैसे? वेक्टर ए बी नहीं लिखेंगे, वेक्टर बी ए लिखेंगे, क्योंकि अगर आप वेक्टर ए बी लिखते हो तो आपको एरो उल्टा लगाना पड़ जाएगा, जो कि अलाउड ही नहीं है। अगर आप वेक्टर ए बी लिखते हो तो आपको एरो उल्टा लगाना पड़ जाएगा, जो कि अलाउड ही नहीं है, वो कोई नोटेशन ही नहीं है वैलिड। तो आप इसको क्या लिखोगे? वेक्टर बी ए। ठीक है, दैट मीन्स बस आप यू विल ओनली फोकस ऑन व्हाट इज टर्मिनल पॉइंट एंड व्हाट इज इनिशियल पॉइंट। यू विल स्टार्ट विद इनिशियल पॉइंट, यू विल एंड अप विथ टर्मिनल पॉइंट, और एरो हमेशा ऐसे ही लगेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, बी ए को बदल सकते हो, एरो को नहीं बदल सकते हो। एरो हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नोटेशन में। हाँ, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो उसमें तो जैसे लाइन जा रही है वैसे एरो लगाओगे, जैसे लाइन ऐसे जा रही है तो एरो भी ऐसे ही लगेगा। उसमें एरो ऐसे थोड़ा लगा सकते हो, है ना। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात अलग है और लिखने की नोटेशन की बात अलग है। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलते हैं आगे। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब नोटेशन लिखो। वी डिनोट अ वेक्टर बाय स्मॉल लेटर से डिनोट कराएंगे तो लाइक वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, एक्सेट्रा, और बाय डबल लेटर्स लाइक वेक्टर ए बी, वेयर ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट। वेयर ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट। ये लिखो यहां तक। एंड बी इज द टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है खत्म होना, है ना। इनिशियल का मतलब होता है इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, राइट। पता है ना इतना तो। जैसे आप कभी एयरपोर्ट में गए हो, कभी विजिट किया हो, तो वहां पे जो जहाँ से फ्लाइट निकलती है उसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट वन, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, टर्मिनल ए वन, टर्मिनल बी सी। जैसे हमारे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म होते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर वन, प्लेटफॉर्म नंबर टू, तो वहां पे क्या होते हैं? टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से फ्लाइट निकलती है, छूटती है। टर्मिनल पॉइंट। हाँ, टर्मिनल से मूवी भी तो है ना। टर्मिनेटर है, और एक वो भी तो है, एक और शायद। टर्मिनेटर मतलब टर्मिनेट करने वाला, विनाश करने वाला, खत्म करने वाला। ओके, चलो। तो अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये नोटेशन लिख लिया बेटा, कि स्मॉल लेटर से ऐसे डिनोट कराएंगे। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको स्मॉल लेटर वाला नोटेशन ज्यादा कोई जानकारी नहीं दे पाता, है ना। न टर्मिनल पॉइंट बता पाता है, और कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं, दो लेटर से, तो आपको एक ये जानकारी मिल जाती है कि शुरू कहां से हो रहा है और खत्म कहां से हो रहा है। बट देखो, दोनों के अपने अपने यूसेज हैं। कई बार जैसे क्वेश्चंस लेंदी हैं तो उसमें सॉल्व करने के लिए आप बार बार कैपिटल लेटर लिखते हो तो बड़ा हेक्टिक लगता है, या यूं कहूं कि कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए वहां पे स्मॉल लेटर की भी अपनी एक अहमियत है, और जहां पे आपको जरूरत पड़े इसमें लिखने की तो इसकी भी अहमियत है। दोनों नोटेशन कुछ सोच समझ के बनाए हुए हैं। चलते हैं आगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जैसा कि हमने कहा कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक होता है उसकी डायरेक्शन, एक होती है उसकी मैग्नीट्यूड। तो अभी अपन पूरा फोकस करेंगे मैग्नीट्यूड पे, और बाद में अगली एक्सरसाइज में पहुंचते पहुंचते अपन डायरेक्शन पे फोकस करेंगे कि कैसे 2D प्लेन के अंदर जो है डायरेक्शन पता लगा सकते हो किसी वेक्टर की, है ना। अभी मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। सिंस इन दिस चैप्टर वेक्टर मींस अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इस चैप्टर के अंदर मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना अपन, वेक्टर का मतलब क्या है? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ दैट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दैट्स इट।
इस चैप्टर के अंदर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है बोलो? डायरेक्टेड लाइन नहीं, इस चैप्टर के अंदर वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ दैट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वैसे मैग्नीट्यूड हमेशा लेंथ नहीं होती है, वैसे मैग्नीट्यूड वेट भी हो सकता है, वैसे मैग्नीट्यूड हाइट भी हो सकती है, वैसे मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया भी हो सकता है, सब हो सकता है बोलो। लेकिन इस चैप्टर के अंदर मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ, मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ, लंबाई। ओके, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एबी, और वेक्टर एबी के मैग्नीट्यूड को डिनोट कैसे कराते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। या स्मॉल लेटर ए बी कह दिया, इसको डिनोट कराने का तरीका कुछ ऐसा है। दो डंडों के बीच में इसको फंसा देते हैं, दो डंडों के बीच में इसको फंसा देते हैं, एंड माइंड इट, इट इज नॉट मॉडुलस, इट मीन्स मैग्नीट्यूड, बट इसका मतलब करीब करीब मॉडुलस जैसा ही निकल के आ जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। यस, इज डिनोटेड बाय, दो डंडों के बीच में इसको फंसा देंगे, मैग्नीट्यूड ए बी, मैग्नीट्यूड ए। यहां तक लिख लो, सिंस द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव सो मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेक्टर ए बी या कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है ना लेस देन, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो मैग्नीट्यूड, एक मिनट रुको, आगे क्या लिखा हुआ है नीचे पढ़ते हैं। अच्छा गलत लिखा हुआ है फिर तो, 100% इज नॉट पॉसिबल लिखो, नहीं तो फिर अपन करेक्ट ही कर देते हैं ना, साइन को ही सही कर देते हैं, इट इज लाइक। हो सकता है ये कई बार क्या है, ऑब्वियसली बताया होगा तो सही बताया होगा, लेकिन लिखने में कई बार उल्टा लिख देते हैं, तो इसको आप लिखो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना, ये तो पॉसिबल है ना। अच्छा नीचे लिखा हुआ है क्या? ओके 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 ओके, फिर तो पहले वाले मैं मेरी नजर ही नहीं गई उस पर। यस फिर तो ठीक है, सिंस द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी लेस देन जीरो इज नॉट पॉसिबल। अरे ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, फिर तो करेक्ट है सब, फिर तो करेक्ट है, इज नॉट पॉसिबल, सही पढ़ाया था मतलब, ऐसा नहीं है। इसको ऐसे लिख देता हूँ, सिंस द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलो आगे बढ़ने से पहले अब मैं एक बात करूंगा, यहां तक लिख लिया टाइप्स ऑफ वेक्टर से, बस अब हमारा अगला टॉपिक और उसके बाद एक्सरसाइज है। बट आगे बढ़ने से पहले एक बात करी जाएगी, करें? देखो बेटा, मैं अगर ऐसे लिखता हूं ना, ए बी इक्वल टू कुछ भी लिख देता हूं 3 यूनिट्स, और दूसरे केस में मैं ऐसे लिखता हूं वेक्टर ए बी इक्वल टू कुछ भी, जैसे यही 3 यूनिट्स लिख दिए, तो कौन सी चीज लिखना गलत है और कौन सी चीज लिखना सही है? ये दोनों सही है या दोनों ही गलत है? नीचे वाला गलत है। देखो ऊपर वाला तो एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट की लंबाई को ऐसे ही बोलते हैं अपन, जैसे क्लास 10 तक बोलते हैं, जैसे मैंने मान लो मैं कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा हूँ, आपको ए बी लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की बनाने, अब ऐसे ही कहोगे ना, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5, ऐसे ही लिखोगे। तो लाइन सेगमेंट की जहां बात है यानी स्केलर क्वांटिटी की बात है, तो आप ए बी बराबर उसकी लंबाई बोल दोगे। लेकिन जब वेक्टर की बात हो गई, तो वेक्टर को आप एक न्यूमेरिक वैल्यू से कैसे कंपेयर कर रहे हो, इसमें डायरेक्शन भी तो छुपी हुई है। तो वेक्टर ए बी बराबर 3 यूनिट्स लिखना गलत होगा, फिर लिखेंगे क्या वो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज तक आएगा, उसको अपन क्या लिखेंगे, जैसे आई कैप जे कैप के की फॉर्म लिखेंगे क्या, वो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कवर होगा। अभी के लिए समझो कि ये लिखना गलत है, फिर लिखना सही क्या है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को 3 यूनिट बोल सकते हो। वेक्टर को 3 यूनिट कैसे बोलोगे? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बोल सकते हो, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम वी विल नॉट डू एनीथिंग, वी विल पुट 2 बार्स अराउंड द रिटर्न नोटेशन ए बी वेक्टर, है ना। तो इसको इसको रीड कैसे करते हैं, इसको ऐसे रीड करते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी, क्या ऐसे रीड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी या मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी, या फिर शॉर्ट में अपन जैसे बहुत लंबा हो जाता है ना लिखने के लिए, तो अपन मैग बोल देते हैं शॉर्ट में। भाई हम लोग क्लास में पढ़ते थे मैग वेक्टर ए बी इक्वल टू 3 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड, मैग मतलब मैग्नीट्यूड, उसकी लंबाई। इज दिस क्लियर? चलें आगे। अब सर वेक्टर्स के टाइप्स भी होते होंगे, जब इतनी बात है तो यस होते हैं। वैसे इनके जो नाम बताऊंगा ना मैं, उन नाम से पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का मतलब उसका काम क्या है ना, नाम से उसका काम पता चल जाएगा, बट फिर भी हमारे नोटिस में होने चाहिए। आ जाओ, सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहली चीज है को इनिशियल वेक्टर्स, लिखो टाइप 1, को इनिशियल वेक्टर्स। अब इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना,
तो जो वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो वो को इनिशियल वेक्टर्स। वेरी गुड। टू और मोर वेक्टर्स विद द सेम इनिशियल पॉइंट। ज्यादा भी, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। Two or more vectors with the same initial point are called the co-initial vectors. ठीक है, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, देखो। तीन वेक्टर्स बनाए गए हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट्स अलग अलग हैं। 2D प्लेन पे पॉइंट्स की जो पोजीशन है अलग अलग है। तो बी एक अलग पोजीशन पे बैठा है, सी एक अलग पोजीशन पे बैठा है, डी। तो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी का इनिशियल पॉइंट ए है, इसलिए इन तीनों वेक्टर्स को क्या नाम दिया गया? को इनिशियल, को लीनियर नहीं, को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, चलो। तो हेयर वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी आर को इनिशियल वेक्टर्स विद द सेम इनिशियल पॉइंट, दैट इज। लिखो, ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन, इस एग्जाम्पल का डिस्क्रिप्शन। with the same initial point, that is A. Now let us talk about collinear vectors. मतलब आपको फ्यूचर का पता था सर क्या पढ़ाने वाले, राइट? उसे वैसे ही निकल गया को इनिशियल। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट कोलिनियर वेक्टर्स। तनिष ये लेना। को इनिशियल के बाद द सेकंड थिंग व्हिच कम्स अराउंड अस इज कोलिनियर वेक्टर्स। मेक द हेडिंग कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। पढ़ के आए हम? पढ़ के आए क्या? आपके कोर्स में नहीं पढ़ के आए, 11th में पढ़ रहे हैं एक्चुअली, बट आप पहले तो पढ़ के आए हो, 10th 11th में पढ़ के आए हो। सो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर, एक ही लाइन में लाया करने वाले। तो आप इसको संधि विच्छेद करके पढ़ा करो, मैं कई बार कहता हूँ, है ना, फनी लगता है, लेकिन यह है कि उससे चीज याद हो जाती है। को मीन्स साथ का, को मीन्स साथ, लाइन मतलब एक लाइन पे है ना, एक ही लाइन पे साथ होना इज एक्चुअली मीन्स कोलिनियर, है ना। तो अभी तक अपन कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स की बात करते थे। अब तक अपन किसकी बात करते थे? कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स की बात करते थे, कि दो या दो से ज्यादा पॉइंट अगर सेम लाइन पर हैं तो वो कोलिनियर है। अब अपन कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, तो एक बार उसी डेफिनेशन से डिराइव करो, क्या डेफिनेशन मिली? कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स की डेफिनेशन है, अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन पे लाया करें तो वो कोलिनियर पॉइंट्स है, राइट। तो अब इसी डेफिनेशन से कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन करो एक बार, क्या आपके माइंड में आता है? बोलो। जो जो फेस में हो। अभी अपन 3D में गए नहीं है, हर चीज सेम प्लेन पे है। अभी तक अपन 3D में गए नहीं है जो हर चीज सेम प्लेन पे है। दो पैरेलल हो तो फिर कोलिनियरिटी क्यों लिखा है इसमें? तो यहाँ पे कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स और कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स आर स्लाइटली डिफरेंट। पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं। कोलिनियर वेक्टर्स आर दोस वेक्टर्स, two or more vectors which are parallel to the same line, which are parallel to the same line। एक कोई लाइन वहां पे अज्यूम करो, उस सेम लाइन से अगर वो सारे के सारे पैरेलल हैं तो वो आपस में कोलिनियर माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? कोलिनियर माने जाएंगे। देखो, पहले लिखो और फिर बात करते हैं ऐसा क्यों सर, डिफरेंस क्यों आया। अब डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स खत्म होंगे ना, तो अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको अपन कहेंगे फ्री वेक्टर्स, है ना। उस कॉन्सेप्ट की वजह से ये डेफिनेशन बनी है। तो अभी के लिए लिखो, क्या लिखा है मैंने? टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम है, लिखो। जब तक मैं इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ। टू और मोर वेक्टर्स पैरेलल टू द सेम लाइन। The to the same line, to the same line, दिस इज द डेफिनेशन। अब देखो, एक लाइन बनाई है मैंने, ध्यान से देखना इस चीज को। ये लाइन एल दिख रही है,
सिंस लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, सिंस लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, तो मैं इधर भी ये एरो मार्क कर देता हूँ, लेकिन मैं एरो मार्क ही नहीं कर रहा हूँ, पता है क्यों? कि आप उसको वेक्टर वाला एरो ना मान लो, है ना। लेट्स से ये लाइन है ना, लेट्स से लाइन है, लाइन एल। अब इस लाइन एल से ये पैरेलल वेक्टर दिख रहा है आपको? पैरेलल क्या होता है? जिनके बीच में डिस्टेंस इक्वल रहती है, राइट? ठीक है। और ये एफ ई भी पैरेलल वेक्टर दिख रहा है आपको इससे, ठीक है ना। और एक पैरेलल वेक्टर और है सी डी। आप कहोगे सर ये तो नहीं है इस लाइन एल के पैरेलल। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पैरेलल की ये डेफिनेशन जानते हो, जो कभी नहीं भिड़ती जो कभी नहीं इंटरसेक्ट होती, तो सर सी डी तो है ही एल के ऊपर, ये तो पता नहीं लाखों करोड़ों पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रही है। तो हाउ कैन यू से कि सी डी वेक्टर इज पैरेलल टू एल? तो अब पैरेलल की डेफिनेशन आज से बदल दो। पैरेलल की डेफिनेशन है जिनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जिनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो टेल मी, पहले वेक्टर ए बी की बात कर रहा हूं मैं, तो वेक्टर ए बी और इस लाइन के बीच के कांस्टेंट डिस्टेंस है, हर जगह बराबर है। अच्छा, अब वेक्टर ई एफ की बात कर रहा हूं, इस लाइन के और ई एफ वेक्टर के बीच में भी कांस्टेंट डिस्टेंस है। अच्छा, अब वेक्टर सी डी की बात कर रहा हूं, कोई पूछे आपसे यार वेक्टर सी डी और लाइन एल में क्या डिस्टेंस, तो आप 0 यूनिट कहोगे, और वो 0 यूनिट इस पॉइंट पे भी 0 है, इस पॉइंट पे भी 0 है, इस पॉइंट पे भी 0 है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट हुई कि नहीं हुई? चाहे से वो 0 ही है लेकिन है तो कांस्टेंट। तो अब से आप इस वेक्टर और 3D वाले चैप्टर के लिए या आगे के मैथ्स के लिए आप पैरेलल की क्या डेफिनेशन याद रखेंगे? जिनके बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस हो एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ऐसे नहीं याद रखेंगे कि जो भिड़ते हैं या भिड़ते नहीं है। इज दिस क्लियर? तो उस लिहाज से ये तीन वेक्टर्स ए बी भी एल से पैरेलल है। वेक्टर ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन एल, वेक्टर सी डी इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन एल, एंड वेक्टर ई एफ, एफ ही मत लिख देना इसको, इसका एरो पकड़ो, क्या है इसका? ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन एल। सो ऑल ऑफ these three vectors will be called as co-linear vectors। यहां पे को का मतलब है को लीनियर, लाइन तो उसमें भी आ रहा है ध्यान पे, लेकिन यहाँ पे को और लाइन का मतलब है सेम लाइन से पैरेलल होना, सेम लाइन पे लाए होना नहीं, सेम लाइन से पैरेलल होना। इज दिस क्लियर? चलें, तो इसका डिस्क्रिप्शन दे दो जो एग्जांपल दिया हुआ है हेयर। वेक्टर ए बी, वेक्टर सी डी एंड वेक्टर ई एफ आर कोलिनियर वेक्टर्स एंड पैरेलल टू द सेम लाइन एल। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर। वेक्टर में तो बनाओगे ना बेटा, ये सी डी वेक्टर है जो इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा पर है तो उसमें। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया आपने। हेयर वेक्टर ए बी, वेक्टर सी डी एंड वेक्टर ई एफ आर कोलिनियर वेक्टर्स बिकॉज दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ऐसे लिखो पूरा डिस्क्रिप्शन तो अच्छे से, बिकॉज दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन एल, बिकॉज दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन एल। ठीक है, और अभी अपन जब हम फ्री वेक्टर्स पढ़ेंगे ना, तो फ्री वेक्टर्स पढ़ने के वापस मैं इस पे लेके आऊंगा आपको, और फिर वहां से भी देखेंगे कि ये क्यों जस्टिफाई हो रहा है कि ये पैरेलल है ना। जबकि आपको अभी भी लग रहा होगा कि सर ये तो एल से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पैरेलल कैसे हुआ? अभी उसको वापस से जस्टिफाई कर देंगे, एक बार फ्री वेक्टर्स पढ़ लें। चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। तो थर्ड टाइप क्या है हमारा? इक्वल वेक्टर्स। थर्ड टाइप का मतलब क्या होता है? एक मिनट, ठीक है। जो थर्ड टाइप क्या है आपका? इक्वल वेक्टर्स। हेडिंग डालो इक्वल वेक्टर्स, और फिर बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या है। इक्वल वेक्टर्स, ये है हमारा कॉन्सेप्ट तीसरा, मतलब तीसरा टाइप। तो मैथ्स में जनरली आपने देखा होगा बेटा, आपने भी महसूस किया होगा कि जब जब इक्वालिटी की बात होती है, तब तब इक्वालिटी की बात ये होती है कि हूबहू इक्वल होना। क्या कहा मैंने? हूबहू मतलब उसका एक एक पॉइंट, एक एक पार्ट, एक एक एंगल, एक एक कंपोनेंट शुड बी इक्वल। यानी यूं कहूं एक दूसरे के जुड़वा भाई की तरह होना, जुड़वा भाई बहन की तरह होना, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होना। समझ गए? जैसे अपन ने क्लास 10 में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल सीखा था, नाइन्थ में। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में हमने ये सीखा था कि दो ट्राइंगल इक्वल तब है जब तीनों एंगल इक्वल, तीनों साइड इक्वल।
राइट, ये सीखा था। तो मैथ्स में करीब करीब ऐसा होता है कि इक्वालिटी मतलब सब कुछ इक्वल, इक्वालिटी मतलब सब कुछ शुड बी इक्वल। फाइन, ठीक है। तो फिर टू और मोर वेक्टर्स जो होंगे वो इक्वल कब होंगे? वेक्टर के बाद उसकी जीवन भर की कमाई दो ही चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों ही इक्वल हो, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अभी तो अपन डायरेक्शन को सेम वर्ड यूज कर रहे हैं ना। जब अपन अभी 2D प्लेन पे उतर जाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप में पहुंच जाएंगे, तब अपन डायरेक्शन इक्वल भी की भी बात करेंगे, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन विल बी कन्वर्टेड टू नंबर्स। डायरेक्शन विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट? नंबर्स। अभी तो डायरेक्शन हमारे लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। अभी के लिए डायरेक्शन क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, लेफ्ट राइट, ये सब हमारे लिए डायरेक्शन है। तो अभी अपन इसको नंबर्स में नहीं कर रहे, तो इक्वल वर्ड नहीं यूज कर रहे, सेम वर्ड यूज कर रहे हैं। एक बार उसमें उतर जाएंगे तो डायरेक्शन को भी अपन इक्वल वर्ड से डिनोट कराएंगे। तो अभी के लिए सेम वर्ड यूज करो, टू और मोर वेक्टर्स विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अब आप देखो यहाँ पे वेक्टर ए भी दिख रहा है, अच्छा वेक्टर ई एफ दिख रहा है, एंड वेक्टर सी डी भी दिख रहा है, तीनों वेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब हो सकता है कि अभी मैंने इसको फ्री हैंड से बनाया है, तो हो सकता है कि इनकी लेंथ में थोड़ा बहुत फर्क हो, बट करीब करीब बराबर दिख रहे हैं आपको ये, है ना। मतलब लंबाई भी बराबर, जितनी लंबाई ए बी की है उतनी लंबाई ई एफ की है और उतनी लंबाई सी डी की है। अब अभी के लिए डायरेक्शन क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी हाल फिलहाल के लिए डायरेक्शन क्या है बेटा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सबकी डायरेक्शन सेम है, टूवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट है। एक 2D प्लेन पे आपको पता होगा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो तीनों की डायरेक्शन का एरो मार्क देखो, ईस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट। अभी के लिए डायरेक्शन हमारे लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, इनकी डायरेक्शन सेम लगाई है मैंने और इनकी लेंथ भी करीब करीब बराबर करी है। तो मैं क्या कह दूंगा? ऑल ऑफ दीज आर इक्वल वेक्टर्स। इज दिस क्लियर? चलिए, हाँ, अगर मैं किसी का एरो ऐसे लगा दूं तो फिर ये डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो ये इक्वल नहीं है, एक्चुअली ये इसके नेगेटिव है। अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, चलो। तो इक्वल वेक्टर्स के बाद इसका डिस्क्रिप्शन लिखो फटाफट। हेयर वेक्टर ए बी, वेक्टर सी डी एंड वेक्टर ई एफ आर इक्वल वेक्टर्स विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ, मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ, इस चैप्टर के लिए। लिख लिया? विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या? ठीक है, चलो। अब अभी अभी मैंने आपको हिंट भी दे दिया, अगला टाइप क्या होगा बताओ? अपोजिट नहीं, नेगेटिव। अपोजिट वर्ड का नाम नहीं है, क्या अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है वेक्टर में, क्या नाम है? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। सॉरी 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 सॉरी, वन सेकेंड वन सेकेंड, पहले जीरो वेक्टर है। वैसे तो देखो किसी को कहीं भी पढ़ लो, बट चलो ठीक है, अब एज पर द एनसीईआरटी सीक्वेंस पढ़ते हैं। हाँ, फिर अब जीरो वेक्टर है तो साथ में यूनिट वेक्टर आएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर आएगा। यस, क्योंकि जीरो और यूनिट तो साथ में पढ़ाएगा वो, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, डायरेक्शन कोई भी हो। एक बार के लिए तो जीरो वेक्टर की डेफिनेशन ये मानो, फिर अभी अंदर घुसेंगे तो फिर डेफिनेशन थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हो जाएगी या फिर डिराइव हो जाएगी, है ना, मॉडिफाई हो जाएगी। ए वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो यूनिट। फर्स्ट इंप्रेशन में डेफिनेशन ये समझ आई? A vector with the magnitude equal to 0 unit. In other words, अब सेकंड थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, a vector with the same initial point and the terminal point। सर ये क्या चीज है? अभी बात करते हैं, लिख लो एक बार। with the same initial point and terminal point। ये हो गई मेरी वेक्टर, जीरो वेक्टर की डेफिनेशन डिराइव करने के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे। तो लेट्स से कि ये एक वेक्टर है जिसमें डायरेक्शन भी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 यूनिट है। अब मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको, तो ये 4 यूनिट रह गया। थोड़ा सा और छोटा कर दूं, 3 यूनिट रह गया। थोड़ा सा और छोटा कर दूं, 2 यूनिट। थोड़ा सा और छोटा कर दूं, 1 यूनिट। और छोटा कर दूं, बिल्कुल खत्म कर दूं, तो 0 यूनिट रह गया। मैग्नीट्यूड है ही नहीं। अब मैग्नीट्यूड है ही नहीं तो जहां शुरू वहीं खत्म, जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म कर दिया। तो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो गए कि नहीं हो गए?
अभी इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट अलग अलग थे, मिलते जा रहे हैं मिलते जा रहे हैं मिलते जा रहे हैं मिलते जा रहे हैं, 0 यूनिट मैग्नीट्यूड पे दोनों सेम पॉइंट पे आ गए, तो इसकी डेफिनेशन डिराइव हो गई ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये थोड़ा ना पूछेगा इजी वाला कि जीरो, जैसे ट्रू फॉल्स में भी आ गया, तो ऐसे थोड़ा ना पूछेगा ए वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 इज कॉल्ड व्हाट, तो कोई भी लगा देगा 0। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वेक्टर विद द सेम इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, ठीक है ना। इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी फनी सा है, एक पॉइंट खींच दो, उधर ही ए लिख दो उधर ही बी लिख दो, उधर ही ए लिख दो और उधर ही बी लिख दो, समझ गए। और डायरेक्शन के लिए ये एरो भी उधर ही मार्क कर दो ऐसे, एरो भी उधर ही है, पॉइंट भी उधर ही है, सब उधर ही है। ठीक है। हेयर वेक्टर ए बी इज अ जीरो वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 यूनिट एंड सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 यूनिट, 0 यूनिट एंड सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। एंड सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, दो लेटर में डिनोट करना हो तो अभी भी इसको वेक्टर ए बी कहेंगे, ऐसे नहीं कि सर दोनों पॉइंट ए हैं तो वेक्टर ए कह दूं क्या, वेक्टर ए कह दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर स्मॉल लेटर ए लिखना पड़ेगा। ठीक है। नाउ कम्स व्हाट, एज यू सेड कि जब जीरो की बात हो गई तो वन की भी बात करेगा, बिल्कुल करना लाजमी है और दोनों को साथ में लिखना भी लाजमी है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज व्हाट, यूनिट वेक्टर, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। यहां से आपको डायरेक्शन कैसे पता करते हैं उसका हिंट मिलेगा, राइट। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड इसको चाहे से कहीं लिख भी लो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर स्टडीज। अभी के लिए तो बहुत सरल लगेगा आपको, सर इतना सरल ही तो क्या है इसमें, एक यूनिट की, लेकिन ये आपके फर्दर के कॉन्सेप्ट्स बनाएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। A vector with magnitude equal to 1 यूनिट एंड एनी डायरेक्शन, हालांकि जीरो वेक्टर में भी एनी डायरेक्शन थी, वो हमने शायद कहीं लिखा नहीं क्योंकि डायरेक्शन उसमें बन ही नहीं पाती, इनिशियल और वो ये तो कहीं डायरेक्ट कर ही नहीं पाया हमने इधर उधर साइड, इसलिए लिखा नहीं। बाकी इसमें तो क्या है, डायरेक्ट कर पाओगे आप, तो इसमें डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब सुनो, लेट्स से कि ये एक वेक्टर है ए बी, यहां से लेकर यहां तक, और मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, मान लो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 यूनिट्स। ठीक है। अब इसके मैग्नीट्यूड को मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेट से 1 2 3 4 और पांचवा पार्ट यही है ना। लेट से उसका नाम रख दिया मैंने C D E F एंड ये तो बी है ही सही। तो ये 5 वेक्टर्स बन गए, यहाँ पे 5 क्या बनने में तो और भी बन गए, है ना। 5 वेक्टर्स बन गए, बहुत सारे और भी बन गए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ किस किस की कॉम्बिनेशन, लेकिन जो एक एक यूनिट के यहाँ पे वेक्टर्स बने हैं उनको अगर मैं डिफाइन करूं, तो वेक्टर ए सी, वेक्टर सी डी, वेक्टर डीई, वेक्टर ई एफ एंड वेक्टर एफ बी, ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स कहलाएंगे। और तो और अगर डायरेक्शन उल्टी भी कर दें, वेक्टर बी एफ, वेक्टर एफ ई, वेक्टर ई डी, वेक्टर डी सी और वेक्टर सी ए, ये भी यूनिट वेक्टर्स कहलाएंगे क्योंकि लिखा हुआ है एनी डायरेक्शन, क्या लिखा हुआ है, एनी डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन कोई भी हो, मैग्नीट्यूड एक यूनिट होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं, राइट। तो आप ये पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन दे दो उसका फटाफट से। इस पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हमने वेक्टर ए सी बनाया एक तो, और वेक्टर सी डी बनाया, वेक्टर डीई बनाया, और वेक्टर ई एफ बनाया, और वेक्टर एफ बी बनाया, और वेक्टर ए बी बनाया था, उसमें भी वो बी वाला एरो काम कर रहा है। Here let us suppose the magnitude of vector AB is 5 units. Is 5 units, ये सपोज किया हमने।
स्टार्ट करने के लिए 5 यूनिट सपोज किया ना, वैसे तो कुछ भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, जितना भी मैग्नीट्यूड है उसी से डिवाइड होगा, ये तो चीज समझ में आ गई। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए अगर 5 यूनिट्स मैग्नीट्यूड है तो 5 से डिवाइड होगा। सो वेक्टर AC, वेक्टर CD, वेक्टर DE, वेक्टर EF एंड वेक्टर FB आर द यूनिट वेक्टर्स विद द मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट। लिख दिया, आर द magnitude equal to 1 unit each, are the unit vectors with magnitude equal to 1 unit each। आप लोग दोनों पहले मॉडल स्कूल में थे क्या? मुझे तो ध्यान ही नहीं इस चीज का, कब थे? केवल 11th में? अच्छा अच्छा, आप पहले मॉडल स्कूल में थे 10th क्लास में? हो सकता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बाकी मुझे तो ऐसा था कि आप शुरू से ही इमानुअल में। इक्वल टू 1 यूनिट ईच लगा देना, ईच 1 यूनिट ईच, सबका एक एक यूनिट। ऐसा नहीं कि अगर अपन कई बार क्या लगा देते हैं 1 यूनिट लगा देते हैं ना, तो ऐसा लगता है शायद सबका सम बने, सबका मिला के सम बने, बट ऐसा नहीं है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है जिसको कहते हैं कैप। क्या कहते हैं? कैप। और ये लगती भी कैप की तरह ही है, जैसे जोकर की कैप होती है, या फिर यूं कहूं बर्थडे कैप होती है, राइट? तो कुछ कुछ उसकी तरह लगती है। इट इज डिनोटेड बाय AB कैप अगर डबल लेटर में डिनोट करें, और सिंगल लेटर में डिनोट करें तो A कैप। It is denoted by AB cap if denoted in double letter, or A cap if denoted in small letter. That is vector AB cap, AB cap कह दूं या A cap कह दूं, is a vector। ये भी एक वेक्टर है कि ये वेक्टर है ना? इस वेक्टर की खासियत क्या है? इसके वेक्टर की खासियत ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1 यूनिट। ठीक है, इस विथ की जगह वैन लगा रहा हूं मैं, सुनना क्या कह रहा हूं मैं, है ना? वैन यहां लगा रहा हूं, वैन दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगर ये होता है तो उसको एक यूनिट वेक्टर बोला जाएगा। इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर। थोड़ी सा मॉडिफाई करते हैं, इज ए यूनिट वेक्टर व्हेन दिस इक्वल टू 1 यूनिट, इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कह लो, या वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कह दो, स्मॉल लेटर ए, इसकी अगर मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आती है तो ही मैं कहूंगा कि ए बी कैप और ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज नहीं कह सकता, अदरवाइज नहीं कह सकता। लेट से इसकी अगर मैग्नीट्यूड 2 यूनिट आती है तो ये ए बी कैप कहना भी मुश्किल है, मतलब ए बी के ऊपर कैप भी नहीं लगा सकता मैं उस टाइम, है ना? क्योंकि ए बी एक यूनिट वेक्टर है ही नहीं। ठीक है ना? हाँ, ए बी का कैप मैं निकाल सकता हूं, वो एक अलग चीज है। एबी का कैप में निकाल, मतलब उसका उससे रिलेटेड या उसकी डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर्स में निकाल सकता हूं, बट उसको मैं कहूंगा नहीं। तो अभी के लिए जितना समझे हैं हम, ये समझे हैं कि इस चीज को और इस चीज को यूनिट वेक्टर कहा जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो, अगर इनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाए तो। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब यहां पे हमने यूनिट वेक्टर कवर किया, तो द नेक्स्ट थिंग इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नोट करो, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, एंड इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज आपका अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स रिलेटेड है, तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज। क्या पढ़े? इसका लेना देना केवल डायरेक्शन से, इसका लेना देना क्या है? केवल डायरेक्शन से। ये मैग्नीट्यूड के साथ छेड़छाड़ करती नहीं है। ठीक है, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ छेड़छाड़ करती ही नहीं है। पिछले दो वेक्टर्स क्या कर रहे थे? उनका लेना देना डायरेक्शन से नहीं था, किससे था? मैग्नीट्यूड से था। मैग्नीट्यूड 0 तो जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट तो यूनिट वेक्टर। अब नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट द ऑपोजिट डायरेक्शन, बट द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। ईस्ट है तो वेस्ट, वेस्ट है तो ईस्ट, नॉर्थ है तो साउथ, साउथ है तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट है तो साउथ वेस्ट,
साउथ ईस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट, समझ गए, एग्जैक्टली उल्टा, क्योंकि अभी के लिए सर हम डायरेक्शन तो यही जानते हैं, लेफ्ट है तो राइट, अपवर्ड है तो डाउनवर्ड, समझ गए, ठीक है ना, क्लियर है। अब आगे जब अपन सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में उतरेंगे तो फिर अपन इसकी डायरेक्शन को नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो जैसे वहां पे 3i के +2j के+5 के ये डायरेक्शन है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन भी फिर नंबर्स में ही निकलेगी, जो गिवन डायरेक्शन है वो भी नंबर्स में, उल्टी डायरेक्शन भी नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ के लिए अभी के लिए तो मैं क्या करता हूँ, मैग्नीट्यूड को छेड़ना ही नहीं है ना, तो मैंने करीब करीब सेम मैग्नीट्यूड लगाया, चेक करो, करीब करीब मैंने सेम मैग्नीट्यूड लगाया, चेक करो, लेकिन मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं क्या, मुझे बताओ, है गलत, इक्वल वेक्टर्स में डायरेक्शन भी सेम है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं नेगेटिव ऑफ वेक्टर में आप डायरेक्शन ना चेंज करो तो इक्वल वेक्टर्स है, या फिर इक्वल वेक्टर्स में डायरेक्शन चेंज कर दो तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, समझ गए। अच्छा, डिनोट कैसे कराते हैं, लिखते कैसे हैं, माइनस लगा के, जब नाम ही नेगेटिव लगाया है तो माइनस लगाएंगे, यानी कि वेक्टर ए बी का नेगेटिव वेक्टर हम लगाएंगे माइनस वेक्टर ए बी, माइनस वेक्टर, जैसे वेक्टर ए बी है इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर को लिखेंगे कैसे, कॉपी पे माइनस वेक्टर ए बी, ठीक है, क्योंकि अगर माइनस नहीं लगाना होता तो इसको नेगेटिव भी नहीं बोलते, फिर कुछ और नाम रखते, जैसे ऑपोजिट ऑफ ए वेक्टर, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये नेगेटिव वर्ड ही इसलिए लगाया ताकि इसका नोटेशन माइनस में बने, ठीक है ना। तो हेयर वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर द नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के नेगेटिव हैं, बोलो, ऑफ ईच अदर, आर द नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction to each other, having the same magnitude but direction is opposite to each other, but opposite direction to each other, यहां तक क्लियर है। अब नोट डाल के लिखो, नोटेशन, नोटेशन को नोट डाल के लिखो कि द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी, या फिर सिंगल लेटर में कहें तो वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय माइनस वेक्टर ए बी और माइनस वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी और वेक्टर ए, सिंपली वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय माइनस वेक्टर ए बी, या यूं कहूं माइनस वेक्टर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो स्क्रीन पे, आगे चल के सीखेंगे या थोड़ा बहुत अभी सेंट ले लो। ये माइनस वेक्टर ए बी को मैं सोच के बताना, वेक्टर बी ये नहीं लिख सकता हूं, डायरेक्शन अपोजिट करने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट बिकम्स द टर्मिनल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट बिकम्स द, तो अगर मैं माइनस साइन हटा दूं तो ए बी विल बिकम बी ए, ठीक है। अब सुनो, लेकिन लाइन सेगमेंट के केस में आप कभी भी ये नहीं लिख सकते हो कि माइनस ए बी इक्वल टू बी ए, वहां तो माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर होगा, क्योंकि ये तो लंबाई है, वहां पे लाइन सेगमेंट के केस में वो लंबाई है, तो किसी लंबाई का नेगेटिव, भाई ए बी और बी ए लंबाई सेम है वहां पे, ए बी और बी ए लंबाई सेम है ना, तो अगर आप माइनस ए बी लगा रहे हो तो माइनस बी ए लगाना पड़ेगा। तो लाइन सेगमेंट के केस में आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, वेक्टर के केस में आप ऐसा कर पा रहे हो, तो डिफरेंस भी पकड़ते हुए चलना, ठीक है ना। आगे चल के क्या कुछ थ्योरम्स है हमारे पास जिनको हमको इन्हीं नोटेशंस में सॉल्व करना है, या प्रूफ उसका याद रखना है, या डिराइव करना है ना, तो उसके लिए छोटी मोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। अब द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास इज कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, लिखिए, हेडिंग डालिए, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। क्या कंसेप्ट है ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ब्रॉडली स्पीकिंग ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसी भी वेक्टर को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने पर अलाउ कर देता है, क्या कर देता है, अलाउ कर देता है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है दैट शुड बी पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, दैट शुड बी व्हाट, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे ही नहीं उसको शिफ्ट कर सकते हो, आप उसको पैरेलली मूव कर सकते हो, क्या कहा मैंने, पैरेलली। अब एक बार आप चलो लिख लो, फिर इसका थोड़ा सा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और
चेक करते हैं कि कैसे आप रिप्लेस कर पा रहे हो ना। अलाउज अस टू मूव और डिस्प्लेस ओके। क्या कहता है फ्री वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, कि ये कॉन्सेप्ट हमको अलाउ करता है ताकि आप किसी भी वेक्टर, जैसे मेरे पास ये वेक्टर है, इधर देखो मेरी तरफ, ये लेट से ये वेक्टर है ना, आप इसको उठा के यहाँ रख सकते हो, अब इसको उठा के यहाँ रख सकते हो, लेकिन देखो मैं रख रहा हूं तो मैं इसको पैरेलली डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, मैं इसको मूव तो कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन पैरेलली। मैं उसको उठा के ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मतलब ये अभी है, तो ऐसे कैसे पैरेलली ये ऊपर जा सकती है, इधर आ सकती है, इधर आ सकती है, ऐसा क्यों? ताकि वेक्टर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अब ये पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट तो साइंस स्ट्रीम का है, अभी कॉमर्स या मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखेंगे कि हमको ये कॉन्सेप्ट अलाउ करता है ना, वेक्टर जो है वो फ्रीली डिस्प्लेस हो सकते हैं इधर से उधर, एक 2D प्लेन के ऊपर कहीं भी जा सकते हैं, एक 2D प्लेन के ऊपर उठकर वो कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन पैरेलली डिस्प्लेस होने चाहिए, ठीक है ना। अब आओ आप एक बार, चलो ये लिख दिया आपने, द कंसेप्ट अलाउज अस टू मूव और डिस्प्लेस एनी वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रीली पैरेलली फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वेक्टर्स। अब इस चैप्टर के अंदर और अगले चैप्टर के लिए हमारे सारे वेक्टर जो भी हम पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले, सब सब फ्री वेक्टर्स हैं। वैसे वेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो फ्री नहीं होते हैं, बट वो साइंस स्ट्रीम के लिए, मैथ स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम के लिए वेक्टर्स केवल, क्योंकि उधर तो वेक्टर का मतलब कुछ और भी है ना, वेक्टर का मतलब तो वहां वेलोसिटी भी है ना, वेक्टर का मतलब वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी है ना, फोर्स भी है ना। हमारे लिए तो वेक्टर केवल क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे लिए सारे वेक्टर्स क्या हैं, फ्री वेक्टर। इन दिस चैप्टर एंड द नेक्स्ट चैप्टर 3D वी विल कंसीडर ऑल द वेक्टर्स एज व्हाट, फ्री वेक्टर्स। इज दिस डन? यहां तक क्लियर है? अब हमने एक सेकेंड टाइप का जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, क्या, कोलिनियर वेक्टर, उस पे आओ। मैंने कहा था ना उस पे वापस आऊंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोलिनियर वेक्टर्स ये था। सुनो, कंफ्यूजन यही तो था कि ये सी डी वेक्टर एल से पैरेलल कैसे, यही कंफ्यूजन था। ये सी डी वेक्टर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कर लिया। हमको फ्री वेक्टर अलाउ करता है कि आप इधर उधर मूव कर लो, डिस्प्लेस कर दो पैरेलल फॉर्म में। तो ये लो, मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया। अब बताओ ये इसके पैरेलल है कि नहीं है? लाइन एल के पैरेलल है। अरे वो वही था, वो वही था, लेकिन उसको क्या आजादी मिल गई ना। तो किसी को आजादी मिलती है, जैसे मान लो किसी को नई नई स्कूटी मिलती है, तो नहीं घूमता रहता है, तो वो घूम के इधर आ गया था, वो घूम के इधर आ गया था तो वो उससे पैरेलल फॉर्म में ही। तो इसीलिए अब समझ में आया, कोलिनियर वेक्टर्स में अगर लाइन के ऊपर वेक्टर है तो भी वो कोलिनियर माना जाएगा, और पैरेलल भी माना, जब पैरेलल माना जाएगा तो फिर कोलिनियर भी माना जाएगा, सेम लाइन के पैरेलल है। इज दिस क्लियर? इसको उठा के कहीं भी रख दो, ये लो यहाँ रख दिया, अभी भी ये कोलिनियर है और ये पैरेलली मूव हो रहा है, यहाँ आ रहा है। हाँ, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता, पैरेलली मूव होगा, है ना, डायरेक्शन नहीं चेंज। डायरेक्शन जो है अपोजिट जरूर हो सकती है, ध्यान से सुनो। अपोजिट मतलब एग्जैक्टली उल्टी हो जाएगी तो भी पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? अपोजिट हो सकती है, ऐसे मत कहो कि चेंज नहीं हो सकती, चेंज तो हो रही है, रिवर्स हो सकती है, लेकिन रिवर्स होने के अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती, समझ गए? ठीक है, तो फ्री वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? तो ये जो आज हमने सीखा ये सफिशिएंट है एक्सरसाइज 1 के लिए, या पोजीशन वेक्टर भी है इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं है, सेकंड में है। तो कम टू द एक्सरसाइज, फटाफट आओ। 5 ही क्वेश्चन है, यूं ही हो जाएंगे, और आपको करना ही क्या है इसमें। चलो, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ, जाना है क्या आपको? आपको काम है तो फिर कल करें, 5 ही क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा ना। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना। तो अभी के लिए डायरेक्शन क्या है हमारे पास, केवल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन है। अभी नंबर्स के अंदर हमने डायरेक्शन पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, वो पोजीशन वेक्टर से पढ़ना स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से कि ये तो हमारा इनिशियल पॉइंट है ना, और नॉर्थ 2D प्लेन में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तो होता है नॉर्थ, ये क्या होता है, ये तो होता है हमारा नॉर्थ, है ना, और ये होता है हमारा साउथ, राइट साइड होता है हमारा ईस्ट, एंड लेफ्ट साइड होता है हमारा वेस्ट, ऑलवेज, है ना। अब आपको क्या जाना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट जाना है, नॉर्थ ये रहा, देखो इधर नॉर्थ ऊपर है ना। अब इससे ईस्ट कैसे चलूंगा, ऐसे, ऐसे ही चलूंगा ना, राइट साइड, ईस्ट मतलब राइट साइड, ऐसे माना ईस्ट मतलब राइट साइड। तो आप नॉर्थ से ईस्ट ऐसे जाओगे, समझ में आए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कह रहा है, नॉर्थ से ईस्ट ऐसे जाओगे। तो इधर से कोई वेक्टर इधर शिफ्ट होगा, कितने डिग्री, 30 डिग्री, यानी इसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये मेरा वेक्टर हो गया रिप्रेजेंट,
30 डिग्री, यहां से यहां आया ये, है ना, 30 डिग्री। अच्छा, उसके बाद फिर 40 किलोमीटर भी मुझे शो करना है ना, मैग्नीट्यूड भी शो करना है। अब 2D प्लेन पे आप किलोमीटर थोड़ा शो कर सकते हो, तो आप 40 किलोमीटर को 4 सेंटीमीटर शो करेंगे। क्या शो करेंगे? स्केल से 4 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क कर देंगे, है ना। लेट से कि ये पूरा यहीं पे 4 सेंटीमीटर ही मार्क हुआ है मान लो, है ना। तो लेट से ये O था, ये A था, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? वेक्टर OA रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। डन पहला क्वेश्चन। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ गए ना। अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है हमारे लिए डायरेक्शन, है ना। ठीक है, चलें आगे। ठीक है ना। और अगर आप इसको 2D प्लेन पर बना रहे हैं, अभी तो ये मैंने यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बनाया। यूक्लिडियन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफरेंस आपको पता है। जब आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कंसीडर ही ना करो तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है, जब आप एक्सिस वाई एक्सिस कंसीडर करो तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओ अगर आप ओरिजिन बनाओ तो आपको वहां पे स्केल भी लिखना पड़ेगा, वेयर वेयर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर्स इफ यू आर ड्राइंग इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप ये भी लिख देना, और यूक्लिडियन में तो लिखने की जरूरत ही नहीं। ओके, चलो अब सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जांपल से रिलेटेड करता है। हमने एग्जांपल सीखे थे कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और कौन सी। इस एक्सरसाइज में आधे एक नंबर के क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं ना। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स और वेक्टर्स। टेल मी। केवल वेट है, केवल मैग्नीट्यूड है, स्केलर है ना, स्केलर। 2 meters नॉर्थ वेस्ट, ये लो डायरेक्शन, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री ओनली आपको एक मैग्नीट्यूड गिवन है कि अगर ये 40 डिग्री आगे, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में दे रहा था ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ, ऐसा कुछ दे दे तब तो वो वेक्टर है, अदरवाइज ये क्या है? स्केलर है। क्या है ये? स्केलर है। चलो ठीक है, आगे बताओ। 40 वाट ओनली आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, स्केलर। अब मैथ्स वाले, साइंस वाले ये समझ जाएंगे। 10⁻⁻⁹ गुलाम, पहले तो मुझे बताओ किसका ये नोट, किसकी यूनिट है ये? चार्ज की यूनिट है। और चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, चार्ज तो चार्ज है ना, तो इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है। ओके, आई एम नॉट श्योर। एक्सिलरेशन, सो एक्सिलरेशन विल बी टर्म्ड एज व्हाट? अब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये? वेक्टर क्वांटिटी। बुक निकाल के एक बार आंसर भी चेक कर लो ना, क्योंकि नहीं वो ठीक है, लेकिन ये फाइनल आंसर हमने जो अंदाज से लगाया, बिकॉज द फैक्ट दैट आई एम ऑल्सो ए कॉमर्स स्टूडेंट, है ना। सो आई विल नॉट डाइव इनटू द मोर डिटेल। मैं आपको केवल मेरी तरफ से कॉमर्स टीचर जो कॉमर्स स्टूडेंट रहा है वो तो ऐसे सजेस्ट करेगा भैया रट लो, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता क्या होता है एक्सेलरेशन ज्यादा डिटेल में, है ना? तो इसीलिए सही है, बाकी शायद सही होगा हमारा। एक्सिलरेशन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले क्वेश्चन में केवल एक और ये दो वेक्टर्स हैं, बाकी सब स्केलर्स हैं, राइट। अब इसने यूनिट नहीं दिया, तो ये तो उल्टा देखना आसान है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, जब आपको कोई बता ही दे कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट दे दी, तो यूनिट से पहले क्वांटिटी सोचनी है, और क्वांटिटी से फिर स्केलर एंड उसको क्लासिफाई करना है। तो टाइम पीरियड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? स्केलर। डिस्टेंस ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? स्केलर। फोर्स अभी अभी हमने डिस्टिंग्विश किया था, इट इज फोर्स। फोर्स इज व्हाट? वेक्टर। क्योंकि फोर्स में ये भी बताया जाता है कि धक्का कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप यहां लगा रहे हो, आपको लगाना है यहाँ, गाड़ी आपको आगे करनी है, और आना, आपने किसी से हेल्प मांगी कि यार मेरे को धक्का लगवा दे, उसने उल्टा पीछे कर दी तो आप उसको बोलोगे नहीं, बोलोगे भैया पीछे से लगा। आप उसको बोलोगे नहीं, बोलोगे कि मेरी गाड़ी फंस गई, टायर फंस गया इसमें, इसका पीछे से धक्का लगा। तो फोर्स ऑलवेज इंक्लूड्स द डायरेक्शन। ठीक है। वेलोसिटी ऑब्वियसली अभी अभी हमने बात करी, स्पीड विथ डायरेक्शन यानी कि वेक्टर। वर्क डन इज व्हाट? स्केलर। वर्क डन तो आपको यूनिट में ही मिलेगा भाई, इतने यूनिट आपको मिलेगा, उसमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, डन, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इन फिगर 10.6 आपको क्लासीफाई करना है कौन से इक्वल वेक्टर्स है, कौन से कोइनिशियल है, कौन से कोलिनियर है बट नॉट इक्वल है। तो लेट्स से कोइनिशियल क्या होते हैं? जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो इसका इनिशियल पॉइंट सेम दिख रहा है, एरो को देखो, और किसका दिख रहा है? बस, और किसी का ही नहीं दिख रहा है। तो वेक्टर ए एंड डी स्मॉल लेटर्स में ही है, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर व्हाट? कोइनिशियल वेक्टर्स। आ जाओ इक्वल वेक्टर्स पे आते हैं। तो इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं? इक्वल इक्वल, तो आप देखो इक्वल वेक्टर्स में सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो चारों का ही सेम दिख रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, सबका मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ की बात करें तो ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो सबकी लेंथ सेम है। लेकिन डायरेक्शन भी चेक करना पड़ेगा। तो अभी के लिए डायरेक्शन में जानता हूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी के लिए मैं क्या डायरेक्शन जानता हूं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन टुवर्ड्स द ईस्ट, वेक्टर सी की तो टुवर्ड्स द वेस्ट है, तो ये तो नहीं है, ये नहीं है। लेकिन वेक्टर बी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द साउथ,
और वेक्टर डी की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द साउथ, और मैग्नीट्यूड तो वैसे भी सारों का बराबर था, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर ओनली द इक्वल वेक्टर्स है। चलो कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब सेम लाइन से पैरेलल। तो अगर मैं इस बात को हटा दूं तो कोलिनियर अब दो पेयर बन रहे हैं, एक पेयर बन रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो सेम लाइन से पैरेलल हो। तो आप चेक करो, अगर मैं एक लाइन बना दूं बीच में, तो ये इससे भी पैरेलल है, इससे भी पैरेलल है। और दूसरा पेयर क्या बन रहा है, वेक्टर, ये तो एक पेयर, एंड दूसरा पेयर क्या बन रहा है, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी का, क्योंकि इनको भी मैं अगर एक ऐसी लाइन खींच दूं तो सेम लाइन से पैरेलल है ना, क्योंकि कोलिनियरिटी में डायरेक्शन डजंट मैटर, बस आपको तो सेम लाइन से पैरेलल चाहिए, चाहे से डायरेक्शन अपोजिट भी हो। लेकिन बस उसने एक बात और क्या कह दी, बट नॉट इक्वल, तो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इक्वल कौन से होते हैं पहले वो बताओ। इक्वल वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। तो यानी कि डायरेक्शन सेम नहीं चाहिए, तो कौन से इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ए और सी विल बी द फाइनल आंसर, बिकॉज बी और डी की तो डायरेक्शन सेम है, और बी और डी तो अभी ऊपर आप कह के आए हो इक्वल है, ऊपर ही तो डिक्लेयर करके आए इक्वल है, तो ये हट जाएगा, अब एक ही पेयर सेलेक्ट होगा, वेक्टर ए। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन देखो, ट्रू फॉल्स बताना है। वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर ए आर कोलिनियर होते हैं क्या, बताओ। ट्रू। अभी अभी हमने बात करी थी, इसी की बात चर्चा चल रही थी, कोलिनियर क्या होते हैं, आप डिस्प्लेस तो कर सकते हो, आप, मैंने क्या कहा था, पैरेलली डिस्प्लेस करना, डायरेक्शन मत बदलना, डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हो, डायरेक्शन रिवर्स या ऑपोजिट जरूर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वेक्टर्स हैं, है ना, तो लेट से यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर है ना, तो एक दूसरा वेक्टर है, मान लो ऐसा है, अब ये इस तरीके से है ना, ये वेक्टर ए बी है और ये वेक्टर सी डी है, तो ये भी कोलिनियर कहलाएंगे, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है फिर भी। और माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट करना ही तो होता है। माइनस का मतलब क्या होता है कि सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो डायरेक्शन अगर मैं अपोजिट कर दूं तो भी ये सेम लाइन के पैरेलल में, मान लो ये लाइन एल है, तो इस लाइन के एल के पैरेलल ये अभी भी है, डायरेक्शन अपोजिट होने के बाद भी है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ट्रू। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फॉल्स। मैग्नीट्यूड तो उनका छोटा बड़ा हो सकता है, बस वो सेम लाइन के पैरेलल होते हैं, ये बात है, फॉल्स। टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना, एक्सेप्शंस है ना, मतलब आपको एक भी अगर ऐसा केस मिल गया जो उसको गलत साबित करता है तो ये बात गलत है। देखो, गलत साबित करने के लिए एक एक एग्जाम्पल काफी है, सही साबित करने के लिए सारे एग्जाम्पल्स है। तो दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है वो कोलिनियर है, ऐसा तो गलत है। मान लो कि इसी एग्जाम्पल में आ जाओ आप, चारों का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं है, तो चारों के चारों क्या कोलिनियर है, नो, है ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। मैग्नीट्यूड सेम होना कोलिनियर की निशानी नहीं है, एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, वो एक अलग बात है। टू कोलिनियर वेक्टर्स, अच्छा जी, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इक्वल हो जाएंगे क्या, हाँ, जैसे कि अभी हमने दो कोलिनियर वेक्टर्स कौन से लिए, वेक्टर ए एंड डी, मैग्नीट्यूड सेम था इसका, और कोलिनियर भी थे, कोलिनियर भी थे, है ना, हाँ, अच्छा ये को इनिशियल है, ये को लीनियर कह रहा है, सॉरी, तो को लीनियर इसमें से कौन कौन से थे, ए और सी भी थे और बी और डी भी थे, तो कोई से भी ले लो, लेट अस से ये ए और सी, है ना, ये कोलिनियर है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट फिर भी ये इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन भी मैटर करती है इक्वालिटी में, जो कि अलग है। और इस केस में है, वेक्टर बी और डी कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इक्वल है, तो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और दोनों केस है तो फॉल्स मानेंगे, दोनों केस है तो स्टेटमेंट को फॉल्स मानेंगे, क्योंकि ट्रू तो क्या होता है, जो हर सूरत में ट्रू। ओके, तो ये एक्सरसाइज 1 आपकी इजीली हो गई। कल से अपन पोजीशन वेक्टर यानी एक्चुअली एडिशन ऑफ वेक्टर से पढ़ने से पहले अपने को पोजीशन वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्शन में ही था, मैंने क्यों नहीं कराया, क्योंकि एक्सरसाइज 10.1 में इसका कोई रोल ही नहीं है ना, 10.2 में है इसका रोल। तो कल पोजीशन वेक्टर पढ़ के और फिर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।